कानपुर हिंसा को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बहस छिड़ी, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा चर्चा में आई। चर्चा में वह इसलिए आई क्योंकि उन्होंने टीवी डिबेट में कुछ ऐसा बोल दिया जो इस्लाम को मानने वालों को बुरा लगा, और उन्होंने इसके लिए एक अभियान छेड़ा जो विदेशों तक चला गया और अरब कंट्रियों से भारत विरोधी खबरें आने लगी। इसी विषय को लेकर अरब कंट्रियों में भारतीय सामान का बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया। उन सब ने जो चीजें सामने आई उसमें देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निकाल दिया पार्टी से, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर देश में बहस छिड़ी हुई थी। इसके बाद एक और बहस छिड़ी कि हमारी जो सरकार है क्या वो बाहर की कंट्रियों के दबाव में आई है, बीजेपी अरब क्षेत्रों से डर गई है। अब इस पूरे मुद्दे में दो आयाम हैं। पहला वे अब भारतीय जनता पार्टी उन अरब क्षेत्रों से डर रही है, इसके मुद्दे पर कौन आए हैं, जहां एक तरफ सरकार के मानने वाले और भारतीय जनता पार्टी के पक्षकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक रणनीति है। नीति ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, गाइडलाइंस है, पार्टी का जो संविधान है, वो नहीं कहता कि हम किसी के धर्म या जाति के बारे में कुछ बोलें। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि नुपुर शर्मा ने अपनी तरफ से किसी के भी धर्म को बुरा भला नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा था कि आपकी किताब में ये लिखा है। बहस इस बात पर छिड़ी कि जिस तरीके से अरब कंट्रियों ने ये धमकी दी कि भारत के सामान का बहिष्कार करेंगे, इस धमकी के कारण क्या ऐसा हुआ है कि नुपुर शर्मा को सिर्फ इसी वजह से पार्टी से निकाला गया है, या इसके पीछे मुद्दा कुछ और है? तो आपको हम बताएं, देश के जो अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि भारत की स्थिति आज इस तरीके की बेशक नहीं है कि हम अरब कंट्रियों की हेकड़ी में ना आए, क्योंकि व्यापार दोनों तरफ से होता है। जहां एक तरफ से करोड़ों रुपयों का प्रति वर्ष आयात करते हैं, तो वहां हम निर्यात भी करते हैं। तो दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरीके से इस्लामिक देशों में नुपुर शर्मा के मुद्दे का विरोध किया गया, कई बार देखा हमने कि ये पहला मौका नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ कार्यवाही करता है, कई बार भारत जो होता है आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करता है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही करता है, CAA के खिलाफ कार्यवाही करता है। तो उस समय में भी वहां से विरोधी लोग उठते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा देश बिना अरब कंट्रियों के अपना काम चला सकता है? क्या हमारा देश उन अरब कंट्रियों के व्यापार के बिना, उनके बहिष्कार करने के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ आंकड़े मैं आपके आगे रखती हूँ। आपको पता है कि नुपुर शर्मा के मामले में जो विवाद उठा है, हम उस बात पर कतई नहीं पड़ रहे कि इसने क्या बोला, सही बोला कि गलत बोला। लेकिन मैं यहाँ पर जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि जिन अरब कंट्रियों ने भारत को बहिष्कार करने की बात कही है, हैशटैग ट्रेंड में चलाया है, अब उसकी वजह से क्या भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर कोई असर पड़ेगा या भारतीयों पे कोई असर पड़ेगा? और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारत अरब कंट्रियों को निर्यात करना बंद कर देगा तो क्या उन अरब कंट्रियों का काम चल पाएगा? सबसे बड़ा जवाब यहाँ पर है नहीं, नेवर, बिल्कुल भी उनका काम नहीं चल पाएगा। हम अरब कंट्रियों से कुछ रसायन मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, और तो हम अरब कंट्रियों को कपड़े निर्यात भी करते हैं। फल, सब्जी, कपड़े, दवाइयां, एक दूसरे के ऊपर दोनों देश निर्भर हैं। और हमारा भारत जितना सामान वहां से मंगाता है वो ज्यादा है, निर्यात जो हम करते हैं वो कम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम भारत की तरफ से जो निर्यात करते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो कम है, और जो हम लेते हैं वो बहुत ज्यादा है। यानी कि भारत अरब कंट्रियों के अलावा सामान कहीं और से मंगाना शुरू कर दिया तो अरब कंट्रियों के पास कोई उद्योग नहीं है, कोई कंपनियां नहीं है, कोई धंधे नहीं है कि उनका जो तेल है, जो उनका सबसे बड़ा व्यापार है, कच्चा तेल बेचकर वह अपने आप को पैसा कमाती हैं, अपने आप को चलाती हैं। और अगर हम वो तेल अरब कंट्रियों से लेना बंद कर देंगे तो अरब कंट्रियों के सामने एक बहुत आर्थिक स्थिति जो है वो भयंकर आर्थिक स्थिति उन लोगों के सामने पैदा हो जाएगी।
कुछ आंकड़े आपको मैं दिखाती हूँ। कुछ अरब कंट्रियां हैं जिन्होंने एक हैशटैग को, बहिष्कार को बड़ा ही ट्रेंड किया है। उन कंट्रियों के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगी। उनमें है कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, ओमान, यूएई, ये कुछ कंट्रियां हैं। यहाँ हम बात करेंगे कतर की। तो कतर में हमारे देश में जो आयात किया है वो है 76.12 हजार करोड़ रुपए का, और जो निर्यात किया था वो किया था मात्र 13.7 हजार करोड़ रुपए का। अब आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ 76.82 हजार करोड़ रुपए है, हम वहां से आयात कर रहे हैं, उनसे कच्चा तेल और बाकी सामान ले रहे हैं, और कहाँ हम उससे निर्यात कर रहे हैं मात्र 13.7 हजार करोड़ रुपए का। इसी तरीके से बहरीन की बात करें तो 2021-22 में हमारे देश ने जो आयात किया था वहां से वो था 7.49 हजार करोड़ रुपए का, और निर्यात कितने का किया? 5.23 हजार करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया। इसी तरीके से सऊदी अरब की बात करें तो आयात जो हमने किया था वो था 254.67 हजार करोड़ रुपए का, और जो निर्यात किया था मात्र 65.3 हजार करोड़ रुपए का। ऐसे ही कुवैत की बात करें तो 82 हजार करोड़ रुपए का आयात किया, मात्र 9 हजार करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया। यूएई की बात करें तो 3,34,000 का हमने आयात किया, और निर्यात किया हमने 2,09,000 करोड़ रुपए का। ऐसे ही इराक की बात करें तो सब जगह स्थिति सेम है, जितना हमने आयात किया उसके मुकाबले जो निर्यात है वह कुछ भी नहीं है। ओमान की बात करें तो 23,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया, तो जो आयात किया हमने, और वो है 51,000 करोड़ रुपए का। इससे आपने आंकड़ों में देख लिया है कि हमारा देश वहां से जो सामान मंगाता है वो अरब देशों से 70% वो उनका तेल निर्यात होता है, भारत में आता है। और हम आपको बताएं वहां जो भारतीय जितनी भी लेबर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो जितने भी फील्ड में कोई लोग हैं, उनकी जो संख्या है वह 40 से 45 लाख है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। अरब कंट्री में जो भारतीय नौकरी करते हैं, इसका सच एक आपको बताऊंगी, वह सुनकर आप चौंक जाएंगे। और ये सच ये है, जो 40 से 45 लाख भारतीय वहां पर सेवाएं देते हैं, इन लोगों में जो हिंदू हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उनको शमशान में जलाने की कोई भी विधि नहीं है। उनको वहां अरब देशों के कानून के मुताबिक, इस्लामिक कानून के मुताबिक अपनी डेड बॉडी अंतिम क्रिया के लिए जो हिंदुओं को केवल जमीन में दफनाने की होती है, जलाने की कोई अनुमति है ही नहीं। इसकी वजह से जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो बाय एयर, हवाई जहाज के द्वारा अपने मृतक की शव को वहां पर ले जा सकता है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये सब, उन्हें वहीं पर अपने धर्म के खिलाफ दाह संस्कार ना करके, अंतिम क्रिया को फॉलो ना कर उन्हें मजबूरी है कि वह हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया नहीं कर सकते, उस शव की अंतिम क्रिया नहीं कर सकते जो अरब कंट्री में नौकरी करते हैं। एक तरफ नुपुर शर्मा पर बात करने वाले, एक तरफ हिंदू मुस्लिम की एकता पर बात करने वाले, और एक तरफ आज की डेट में जो बड़ी बड़ी डिबेट्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। जब एक देश वो इस बात को कभी नहीं उठाएंगे, इस मुद्दे को कभी नहीं उठाएंगे। जो इस्लामिक देश है, वहां पे दुनिया के लोग नौकरी के लिए जाते हैं, क्रिश्चियन जाते हैं, ईसाई जाते हैं, सिख जाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसे देशों में अंतिम क्रिया की कोई भी अनुमति नहीं है, मजबूरी उनको उनके धर्म के अनुसार ही अंतिम क्रिया करनी पड़ती है। अब ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्दशा नहीं है तो क्या है। इसको लेकर भारत सरकार का जो रवैया है, वो जो हमें देखने को मिला है अभी तक, वो उतना सख्त नहीं है जैसा सशक्त भारत का होना चाहिए। एक कारण ये है कि हम जो कुल कच्चा तेल भारत में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी खपत है, उसका 70% जितना है वो अरब कंट्रियों से आ रहा था अभी तक, और इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास। लेकिन हाल ही में हमने देखा, जब से मोदी सरकार सत्ते में आई है, इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश की गई मोदी जी के द्वारा। ये कोशिश की गई जो अरब कंट्रियों की, ये जो OIC की जो हेकड़ी है,
बार बार ये धमकी देते हैं, कई बार ये पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के साथ खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान जैसे देश के साथ। इसका कोई विकल्प है या नहीं है, इस पर मोदी जी ने विचार किया और इस विकल्प के साथ रूस ने कच्चा तेल हमें देने का फैसला किया, भारत ने आयात का निर्णय किया। और आज जो डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके आंकड़े आपके सामने रखूंगी तो वो अभी सस्ती दर पर आयात करने का जो फैसला हुआ है, 2022 तक ये जो संख्या थी, ये जो आंकड़े थे भारत में, जो 22 के आंकड़े हैं, पिछले साल के 2021-22 के आंकड़े अगर हम रखें तो भारत ने कुल कच्चे तेल की जो खपत है वह 51.5 लाख बैरल भारत में खपत है। अभी तक ये 70% जो तेल है वो जो खाड़ी देशों से आता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने रूस से समझौता किया है और इन चीजों पर सस्ते दामों पर रूस से कच्चा तेल लाने की कोशिश करी। इसमें आपको हम बता दें कि पिछले साल जो रूस ने 1 लाख बैरल प्रतिदिन हमारे देश में तेल आता था रूस से, उसके बाद युद्ध हुआ, युद्ध यूक्रेन और रूस का ये बढ़कर 3.88 बैरल हो गया। यानी कि युद्ध के दौरान जिस तरीके से प्रतिबंध लगे, रूस पर प्रतिबंध लगे, उसमें भारत में दोस्ती निभाई और भारत ने तेल का आयात अपनी शर्तों पे किया और जो रेट जो उन्हें लग रहा है निकालने का, उसी रेट पर वो तेल उपलब्ध कराएगा। भारत ने ये फैसला लिया। अब रूस से हमारे देश में जो कच्चा तेल आना था वो बढ़कर रूस ने कर दिया 3.88 बैरल प्रतिदिन। ये मई 2022 में बढ़कर हो गया 8.41 लाख बैरल प्रतिदिन। जून में ये आते आते लगभग हो गया 10.5 लाख, यानी कि 10.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आ रहा है। वो अगस्त के आते आते एक अनुमान के तहत बताया जा रहा है, सरकारी सूत्रों के माने तो ये अगस्त में हो जाएगा, लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगा, कच्चा तेल रूस से आने लगेगा। अब इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसी तरीके से ये बढ़ता रहा, आने वाले दिनों में तो रूस से भारत जो कच्चा तेल आयात कर रहा है, इसके कारण से अरब देशों पर जो असर पड़ेगा, जो उनकी निर्भरता है हमारे ऊपर, वो घटेगी। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, ये जो खाड़ी देश हैं ये बौखलाए हुए हैं। ये इनकी असली बौखलाहट ये है कि मोदी सरकार 2014 से जब से आई है, अरब कंट्रियों से ये कच्चा तेल उतना नहीं मंगा रही है जितना पहले की सरकारें मंगाती थी। उसमें 20% की कटौती होना ये बता रहा है कि मोदी जी के इरादे क्या हैं। अब इससे हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो नुपुर शर्मा की वजह से भारतीय जनता पार्टी को निर्णय उठाना पड़ा, इसी तरीके से यदि आप देखते रहेंगे, अगला आने वाला 1 साल आप देखेंगे अपनी इन्हीं आंखों से कि भारत जिस तरीके से कच्चे तेल पर अभी निर्भर है, इसी में हम जो एथेनॉल की खेती कर रहे हैं, उसको मोदी सरकार ने जो किसान से बात की है और हम जो इस पर काम कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, उसके चलते 1 साल के अंदर अंदर हमारी जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है जो हमारे तेल के ऊपर खाड़ी देशों से, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जो आज हेकड़ी दिखा रहे हैं, बॉयकॉट करो, बहिष्कार करो, उनकी दादागिरी भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो आज हेकड़ी दिखा रहे हैं तेल की, भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमें अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।